नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान रोजगार न्यूज़ जीके यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के एमसीक्यूज पे चर्चा करने वाले हैं तथा हम इसमें इसके अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी में यह एमसीक्यूज बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं क्यूज। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। आर्यों की भाषा थी। ए ऑप्शन हिंदी, बी फारसी, सी तुर्की, डी संस्कृत। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों की क्या भाषा थी? संस्कृत। वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। किसे माना जाता है वैदिक सभ्यता के निर्माता? आर्यों को। आर्य शब्द का मूल अर्थ, मूल शब्द आर्य शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। डी नंबर ऑप्शन। और आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ, कुलीन आदि आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं। अतः साथियों याद रखना, आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ए ऑप्शन सामवेद, बी ऑप्शन अथर्ववेद, सी ऑप्शन ऋग्वेद, डी ऑप्शन यजुर्वेद। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन साथियों आर्यों का, किनका? आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ साथियों हमारा सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 26 और डी ऑप्शन 29। तो साथियों ऋग्वेद के किस में? नदी सूक्त में। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 21 नदियों का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 21 नदियों का ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिनमें पूर्व में तो गंगा व पश्चिम में कुंभा काबुल नदी भी शामिल है। कहाँ पे? पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा या जिसे हम काबुल कहते हैं वो भी शामिल है। अतः बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 13। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10वां मंडल कौन सा है? पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल। कौन कौन से हैं? 10 मंडल। 10वां मंडल कौन सा है? पुरुष सूक्त, जिसमें विशेष रूप से क्या उल्लेख है? 4 वर्णों का, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। अतः ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ए ऑप्शन 1025, बी 1026, सी 1027, डी 1028। कितने सूक्त है? पिछले क्वेश्चन में पूछा था साथियों ऋग्वेद में कितने मंडल है, और अभी पूछ रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितने हैं? 1028। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है? ए ऑप्शन ब्राह्मण ग्रंथों को, बी ऑप्शन पुराणों को, सी ऑप्शन उपनिषदों को, डी ऑप्शन वेदों को। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपौरुषेय किसे कहा गया है? वेदों को। वेदों को क्या कहा गया है? वैदिक संस्कृति में वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए कौन सा वेद संबंधित है? यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए कौन सा वेद संबंधित है? ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन अथर्ववेद, सी ऑप्शन सामवेद, डी ऑप्शन यजुर्वेद। तो यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए कौन सा वेद संबंधित है साथियों? यजुर्वेद। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं साथियों? 40 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। ध्यान रखना, ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। और ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर से देख लीजिए, यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अतः क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है? अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है? ए ऑप्शन 20 मंडल 731 सूक्त, बी ऑप्शन 21 मंडल 732 सूक्त, सी ऑप्शन 22 मंडल 731 सूक्त, डी ऑप्शन 20 मंडल 732 सूक्त। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त हैं? अथर्ववेद में 20 मंडल। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में 20 मंडल और 731 सूक्त है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या या श्लोकों की संख्या पूछ ले तो लगभग कितने? 6000। कितने? 6000 मंत्र है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी साथियों? अथर्ववेद की रचना की थी अथर्व ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? अथर्व ऋषि के द्वारा। ये किससे संबंधित है? ये आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अतः ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने मंडल है? 20 मंडल अथर्ववेद में और 731 सूक्त। श्लोक कितने हैं? 6000। रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने। किस चीज से संबंधित है ये? आध्यात्मिक चिंतन से। अतः हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। सभा व समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है? ए ऑप्शन प्रजापति, बी ऑप्शन विष्णु, सी ऑप्शन इंद्र, डी ऑप्शन बिंदुसार की। सभा व समिति। सभा व समिति ये वैदिक संस्कृति या वैदिक समाज की, वैदिक सभ्यता की प्रमुख 2 समितियां थी। इनको ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, दुहिता पुत्रियां कहा गया है। किसकी पुत्रियां? प्रजापति। और प्रजापति का अर्थ यहाँ पे ब्रह्मा से लिया गया है। अतः सभा व समिति प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियों के रूप में माना गया है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ए ऑप्शन ऋग्वेद में, बी ऑप्शन अथर्ववेद में, सी ऑप्शन सामवेद में, डी ऑप्शन यजुर्वेद में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा राइट आंसर? सभा व समिति को प्रजापति की दुहिता पुत्रियां या 2 पुत्रियां कहा गया है। किस में कहा गया है? ये कहा गया है ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 पुत्रियां कहा गया है और यहाँ पे प्रजापति का अर्थ लिया गया है ब्रह्मा से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है? वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है? ए ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन 17। कितने? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में 16 संस्कार, जिन्हें कि हम षोडश संस्कार के नाम से भी जानते हैं, कहा गया है। अगर देखें तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? इसमें है पहला है गर्भदान, दूसरा है पुंसवन और तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जातकर्म, 5वां है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, 7वां है अन्नप्राशन, 8वां है चूड़ाकर्म, 9वां है कर्णवेद, 10 नंबर विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत और 14 समावर्तन, 15 विवाह
और 16वां और अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार। अतः पहला संस्कार गर्भाधान और अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार। अतः हमारा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। कितने संस्कार? 16 संस्कार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया है? आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया है? आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया है? ए ऑप्शन मैक्स मूलर, बी ऑप्शन गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया है? मैक्स मूलर ने। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर। मध्य एशिया से उत्पत्ति आर्यों की किसने मानी है? मैक्स मूलर ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आर्यों का मूल स्थान ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसने बताया है? आर्यों का मूल स्थान ब्रह्म ऋषि प्रदेश। पहले बताया था मध्य एशिया, अब पूछा है ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसने बताया है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसने बताया है? ए ऑप्शन मैक्स मूलर, बी ऑप्शन गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन डॉक्टर गंगानाथ झा और डी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यों का मूल स्थान ब्रह्म ऋषि प्रदेश। किसने बताया था? डॉक्टर गंगानाथ झा ने। डॉक्टर गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल स्थान किसे बताया है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश को। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आर्यों का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश किसने बताया था? तो ये देख लीजिए साथियों, मध्य एशिया से उत्पत्ति मानी है मैक्स मूलर ने, ब्रह्म ऋषि प्रदेश से उत्पत्ति मानी है गंगानाथ झा ने, और अब है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश से उत्पत्ति किसने मानी है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ए ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद, बी ऑप्शन अविनाश चंद्र दास, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश से आर्य की उत्पत्ति। ए व बी ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास दोनों ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश माना है। मैक्स मूलर ने कहा माना है मध्य एशिया से, डॉक्टर गंगानाथ झा ने कहाँ से माना है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश से, और डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने कहाँ से माना है? सप्त सिंधु प्रदेश से। अतः सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। डी ऑप्शन 5। अतः क्वेश्चन नंबर 15 को क्या पूछा जा रहा है? कितने भागों में बांटा गया है वैदिक संस्कृति को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन। कौन कौन से हैं दो भाग? वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का समय ध्यान रखना साथियों 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। इसके अंदर ऋग्वैदिक काल तो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अतः हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है। ए ऑप्शन दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन विंटरनित्ज, सी ऑप्शन अरस्तु और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का कालक्रम का निर्धारण दो भागों में किसने किया था? साथियों बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विंटरनित्ज ने वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अतः हमारा राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वैदिक संस्कृति के दो भाग हैं। ए ऑप्शन ऋग्वेद काल तथा उत्तर वेद काल, उत्तर वैदिक काल, बी ऑप्शन ऋग्वेद काल तथा महाभारत काल, सी ऑप्शन ऋग्वेद काल तथा वैदिक काल और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी वैदिक संस्कृति के दो भाग
कौन कौन से हैं? ऋग्वेदिक काल तथा उत्तरवेदिक काल। अतः हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल तथा उत्तरवेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से कितना था? 1500 ईसा पूर्व से ए नंबर ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तरवेदिक काल का था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अतः हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वैदिक सभ्यता का कालक्रम है। ए ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें पूरी वैदिक सभ्यता का कालक्रम पूछा है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तो साथियों केवल ऋग्वेदिक काल का समय है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय है। और संपूर्ण वैदिक सभ्यता का कालक्रम पूछा जाए, संपूर्ण वैदिक सभ्यता का कालक्रम ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, अतः वैदिक सभ्यता का कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन लोमहर्ष, बी ऑप्शन उग्रसर्वा, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन वाल्मीकि। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? पुराणों के रचयिता, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, अतः सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा। उग्रसर्वा किसके पुत्र थे? लोमहर्ष के। अतः लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों में क्या है? वंशावलियाँ मिलती है। क्या मिलती है? वंशावलियाँ। यह दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। पुराणों के अलावा 29 उप पुराण भी माने गए हैं। कितने? 29 उप पुराण। उप पुराण, पुराणों के अलावा 29 उप पुराण माने गए हैं। और रचना किसने की थी? लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने। अतः सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अतः चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जन के नेता को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन गोप, बी ऑप्शन सेवक, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन पुरोहित। तो साथियों ऋग्वेदिक काल में जन के नेता को क्या कहा जाता था? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गोप। जन के नेता को क्या कहा जाता था? जन या गोप कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैदिक काल की प्रमुख विदेशी महिलाएं हैं। ए ऑप्शन गार्गी, बी ऑप्शन मैत्रेयी, सी ऑप्शन गंधर्व संहिता और डी ऑप्शन सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21, विदेशी महिलाएं किस काल की? वैदिक काल की विदेशी महिलाएं। तो इसमें गार्गी भी है, मैत्रेयी भी है और गंधर्व संहिता भी है। अतः डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। विदेशी महिलाएं कौन कौन सी है वैदिक काल की? गार्गी, मैत्रेयी और गंधर्व संहिता। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वैदिक काल के पालतू पशु थे। ए ऑप्शन गाय, बी ऑप्शन घोड़ा, सी ऑप्शन हाथी, डी ऑप्शन सभी। तो साथियों वैदिक काल का पालतू पशु गाय भी पालतू पशु था, घोड़ा भी पालतू पशु था और हाथी भी पालतू पशु था। अतः इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय को साथियों रथी कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? रथी। रथी कहा गया है गाय को। और गायों के लिए सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े गए हैं। ऐसा माना जाता था कि जिसके पास में जितनी ज़्यादा गाय होती थी वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा धनवान होता था। वैदिक अतः गाय सबसे पवित्र पशु और सबसे मूल्यवान पशु माना जाता था। गाय को का पर्याय क्या था? गविष्टि। गायों के लिए युद्ध लड़े गए हैं, अनेक युद्ध लड़े गए हैं। अतः गाय के अलावा दूसरा सर्वाधिक प्रिय पशु उनका क्या था? घोड़ा। गाय के अलावा उनका दूसरा प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। अतः क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वैदिक काल में किस पशु के लिए युद्ध लड़े जाते थे? ए ऑप्शन गाय, बी ऑप्शन घोड़ा,
सी ऑप्शन हाथी, डी ऑप्शन सभी। तो साथियों पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी अभी हमने, वैदिक काल में किसके लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गायों के लिए सर्वाधिक युद्ध लड़े जाते थे और गाय सबसे मूल्यवान पशु माना जाता था। क्या माना जाता था? सबसे मूल्यवान पशु गाय। गायों के लिए सर्वाधिक युद्ध लड़े जाते थे। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन 33, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन 34 और डी ऑप्शन 41। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा? ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख देवता तथा कुछ सामान्य देवता होते थे। इन देवताओं की भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी आकाशीय देवता, जिसके अंतर्गत सूर्य, धोष, वरुण, मित्र, पूषण, उषा, विष्णु आदि आते थे। और दूसरे नंबर के अंतरिक्ष के देवता, जिनमें इंद्र, रुद्र, वायु आदि आते थे। और तीसरे देवता थे जो कि पृथ्वी के देवता थे, जिसमें अग्नि, सोम, सरस्वती, पृथ्वी, बृहस्पति आदि आते थे। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया? इंद्र को। किसको माना गया? इंद्र को। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र को। और इंद्र के बाद में वरुण को स्थान दिया गया है। अतः कुल देवताओं का उल्लेख मिलता है 33। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, असत्य कथन बताइए। वैदिक सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताना है साथियों। ए ऑप्शन, वैदिक काल में समाज की मूल इकाई परिवार थी। वैदिक काल में समाज की मूल इकाई परिवार थी। बी ऑप्शन है, परिवार में सबसे बड़ा मुखिया पुरुष को माना जाता था। परिवार में सबसे बड़ा मुखिया किसको माना जाता था? पुरुष को। वैदिक काल में समाज की मूल इकाई परिवार थी। विवाह के, सी ऑप्शन है, विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी। और डी ऑप्शन है, विवाह संस्कार के बाद संन्यास आश्रम की शुरुआत होती थी। अतः हमारा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही इसमें असत्य है साथियों, क्योंकि वैदिक काल में समाज की मूल इकाई किसको माना गया है? परिवार को। परिवार से ही जन कुल बनता था, कुल से ही विश्व जन आदि इकाइयाँ बनती थी। परिवार में सबसे बड़ा मुखिया पुरुष को माना जाता था। वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि आपको पता होगा साथियों सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। और विवाह के बाद में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी। अतः हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। यही असत्य कथन है। विवाह संस्कार के बाद में संन्यास आश्रम की शुरुआत नहीं होती थी साथियों, इसके बाद में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी। अतः यह असत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में असत्य कथन है। ए ऑप्शन, वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। बी ऑप्शन, वैदिक काल में संगीत लोकप्रिय था। सी ऑप्शन, वैदिक काल में प्रमुख वाद्य यंत्र वीणा, बांसुरी, शंख थे। तो वैदिक संस्कृति के संदर्भ में असत्य कथन पूछा जा रहा है। वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। हाँ साथियों, बिल्कुल प्रकृति के उपासक थे वैदिक सभ्यता के लोग। वैदिक काल में संगीत लोकप्रिय था। हाँ, संगीत और नृत्य कला के अंदर लोकप्रिय था वैदिक सभ्यता में। और वैदिक काल में प्रमुख वाद्य यंत्र वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ तथा मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का ये प्रयोग करते थे। अतः हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, उपयुक्त सभी सही है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वैदिक सभ्यता थी। ए ऑप्शन, शहरी सभ्यता। बी ऑप्शन, ग्रामीण सभ्यता। सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक सभ्यता क्या कौन सी सभ्यता थी साथियों? अतः वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रामीण सभ्यता, बी नंबर ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 10 राग के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन, सामवेद में। कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध।
का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन सामवेद में, बी ऑप्शन अथर्ववेद में, सी ऑप्शन ऋग्वेद में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दशराज्य युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है साथियों? ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है हमें, जो कि दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन से युद्ध के नाम से? दशराज्य युद्ध के, जो कि 10 राजाओं का के समूह से हुआ था। भरत जन के राजा सुदास, कौन से जन के? भरत जन के राजा सुदास, जो कि रावी नदी या पुरुषनी नदी के तट पर 10 जनों के राजाओं के साथ में युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। और यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी या पुरुषनी नदी के तट पे। अतः हमारा राइट आंसर हो जाएगा दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विजय किसकी हुई थी? भरत जन के राजा सुदास की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दशराज्य युद्ध में विजय हुई थी? ए ऑप्शन सुदास की, बी ऑप्शन 10 जनों की, सी ऑप्शन किसी की नहीं और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, दशराज्य युद्ध में विजय हुई थी राजा सुदास की, जो कि किस जन के थे? भरत जन के। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए ऑप्शन यमुना नदी, बी ऑप्शन परुष्णी नदी, सी ऑप्शन गंगा नदी और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी, जिसका अन्य नाम क्या है? रावी नदी। दशराज्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर। इसमें विजय किसकी हुई थी? राजा सुदास की, भरत जन के राजा सुदास की इसमें विजय हुई थी। तो ये थे साथियों वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से सीधे देख सकते हो। तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही नियमित क्लासों के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद साथियों।